हेलो। हाँ हाँ, हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, कोर्ट समय पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना तो हमारे घर पे बम फेंक दीजिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने की हिम्मत नहीं है हमने। उन हैवानों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया कि उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। हालत बहुत ही नाजुक है। लड़की के सर पर वार किया, 85% वो जल चुकी है। उसके बाद भी वो वहाँ से भागकर 1.5 किलोमीटर दूर अपने गांव तक पहुंची। आप सोच सकते हैं उसको जीने की कितनी चाह होगी। जिस किसी ने भी इसके साथ ये वैश्याना हरकत की है ना डॉक्टर, उसको सजा तो जरूर मिलेगी। ये घटना अभी तक हम सबके जहन में है। जी हाँ, हम उसी घटना की बात कर रहे हैं जिसमें एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर जब उसने न्याय की गुहार लगाई, गुनहगारों ने उसे आग के हवाले कर दिया। वो लड़की जलती हुई रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर अपने गांव तक भाग रही थी। उसने लोगों से मदद की गुहार की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो उसे चुड़ैल समझा। चुड़ैल! अगर एक आंकड़े को माने तो साल 2019 में सिर्फ उस प्रदेश में 80 बलात्कार के मामले रजिस्टर हुए हैं। और इन आंकड़ों पर भी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इस सच को तो नहीं झुटलाया जा सकता है ना कि रेप के ऐसे न जाने कितने मामले होते हैं जो दर्ज तक नहीं होते, क्योंकि अक्सर जो न्याय के लिए सर उठाने का काम करते हैं उनका सर कुचल दिया जाता है, उन्हें आग के सुपुर्द कर दिया जाता है। ऐसे काहे मुंह फुला के बैठी हो? लीजिए, कुछ खा लीजिए। नहीं, जब तक पापा हमारी बात नहीं मानेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा क्या जिद है शहर जाने का? पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे। अभी हमारी लाइफ ठीक है, लेकिन इसे और परफेक्ट बनाने के लिए हमें शहर जाके पढ़ना तो पड़ेगा ना। फूल दो सबको, हमारा माला कहाँ है यार? लाओ। अरे लो भैया फूल, आज प्रधान जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। जब आएंगे जम के फूल उड़ाना, जम के। जन्मदिन मुबारक हो जीजा जी। अरे इसका क्या जरूरत था भाई? अरे इसमें जरूरत कैसा? आज तो आपका हैप्पी वाला बर्थडे है। अभी तो सिर्फ 4 लोग आया है, लेकिन रात को दिखेगा। कड़क प्रबंध किया हम पार्टी का। अरे गर्दा उड़ा देंगे। प्रणाम मालिक। अरे शंकर, आओ बैठो। अरे यहाँ कहाँ बैठ गए भाई? इधर आ। नहीं मालिक, यही ठीक है। अरे आओ, हम कह रहे हैं ना। ए उमेश, तू कुर्सी बैठ। किस उमेशवा के लिए बतियाए, गांव में पुलिया बनने वाला है ना, वही काम पर रखवाएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। बस ऐसे ही काम मिलता रहे तो जीवन आसान हो जाता है। बाकी घर में सब ठीक ठाक? सब कृपा मालिक। काजल बिटिया? अरे गुस्सा में मुंह फुला के बैठी हुई है, बोलती है शहर में जाके कॉलेज में पढ़ना है। अरे तो ये तो बढ़िया बात है ना शंकर, है? अरे गांव का लड़की लोग पढ़ेगी तभी ना गांव आगे बढ़ेगा। मगर मालिक, लड़की जात शहर में जाके पढ़ेगी तो। अरे तुम उसका चिंता मत करो, हम जो है ना उसका कॉलेज में एडमिशन भी करवा देंगे और हॉस्टल भी दिलवा देंगे। काजी हो जाएगा ना? काहे नहीं हो जाएगा? आप बोल दिए तो हो जाएगा।
इनका तो अभी तक भूख हड़ताल जारी। अच्छा ए भाई, तुमको शहर जाना है पढ़ाई करने के लिए ना, चली जाना। महेंद्र मालिक बोले हैं सब इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? चलो अब खाओ। अरे अपना हाथ से खिलाइए तभी ना खाएगी। अरे बुढ़वा को ही तो कर रहे हैं। ये लो। आहा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो किसी को एक अच्छी खबर देनी थी। अच्छा, किसको? अपने बॉयफ्रेंड को। अच्छा। पता है, पापा हमें पढ़ाई करने के लिए शहर भेजने के लिए तैयार हो गए। अरे वाह, अरे तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो इस बात पर एक पप्पी बनती है ना? सोचना भी मत, वर्जिन है हम। अरे तो हम पप्पी ले रहे हैं, इसमें वर्जिन से क्या मतलब है? शादी से पहले दिल्ली बहुत दूर है तुम्हारे लिए, समझे? शादी में तो अभी बहुत देर है और हम तो अभी बच्चे हैं यार। चलो ना घर घर खेलते हैं, आओ ना। सोचना भी मत। इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो ध्यान से, कोई भी चूक हुआ ना, एक एक का परेड करा देंगे इस बार। उधर रखो। भाई जी खाना लग गया है, ये पार्टी का बात ना बाद में कर लेना। हमारा सीरियल आ रहा है, हम जा रहे हैं। नहीं तो तुम और तुम्हारा टीवी सीरियल भी ना आते हैं। हाँ, अरे बेटा आ गया, बैठ। कहाँ से आ रहे हो आवारागर्दी करके? आप भी ना, तुमको भूख लगा होगा ना बेटा, पहले खाना खा लो। आज हम तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का। खिलाओ, खूब खिलाओ। वैसे भी ये जो है जो खाली आवारागर्दी करने और खाने के लिए तो पैदा हुए हैं। लो बेटा, ये लो, इधर से सब्जी ले लो, खाओ खूब खाओ। संदीप, अरे बेटा देखा, कर दिया ना उसको नाराज, खाना भी नहीं खाया उसने। माल तो है। क्या बकवास कर रहे हो बे? क्या क्या बकवास कर रहे हैं? हम बकवास कर रहे हैं? अरे हम नहीं जानते कि कब से बगुला की तरह ध्यान लगाए बैठे हो। गाड़ी आगे बढ़ी कि नहीं, कुछ किए कि नहीं इसके साथ? टच भी नहीं करने देती है। टच से आगे बढ़ो। ऐसा रहा ना तो टूट गया तुम्हारा ब्रह्मचारी। ऐसा करो, इसको हनीमून पर ले जाओ और हमरी मानो ना तो इसको भगा कर ले जाओ कहीं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ नहीं भाग सकते हैं। काजल, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमसे ज्यादा नहीं करते होगे, लेकिन हम अपने पापा और अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे लिए बस तुम्हारे पापा और तुम्हारी फैमिली यही इंपॉर्टेंट है। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो तुम, काजल, हम कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए भागने के लिए कह रहे हैं? हम चलकर शादी कर लेते हैं ना, और कुछ दिन में लौट आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो संदीप, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम क्यों नहीं समझती हो? देखो काजल, प्लीज माइंड मत करना, लेकिन हम बहुत डिफरेंट हैं। तुम गरीब हो, दूसरी जाति की हो, हमारे पापा कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे तुम जा रहे हो ना शहर पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के कुछ काम करेंगे तो तुम्हारे पापा हमें जरूर स्वीकार करेंगे। अरे अपने पापा को हम जानते हैं, तुम नहीं जानती हो। उनके लिए उनकी गर्दन ना बेटे के प्यार से भी ऊंची है। और देखो काजल, हम तुमको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, हमारे साथ भाग चलो, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे।
अरे कुछ बताओगे भी? क्या लिखा है? कहाँ गई ये लड़की? बाबूजी, काजल घर छोड़ के भाग गई है। भाग गई? अरे कहाँ भाग गई? किसके साथ भाग गई? मालिक मालिक हमारा सामने बैठने का औकात नहीं है और हमारा समझी बनने का सपना देख रहे हो। क्या बात कर रहे हो? एक एक को काट के ना पूरा घर को संसार में हमारा बेटा को। यहां तक कि कहानी किसी फिल्म की कहानी की तरह थी। लड़की को लड़के से प्यार हो गया, दुनिया वालों के डर से वो लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई। बस फर्क सिर्फ इतना था कि काजल को यह नहीं पता था कि संदीप के दिल में क्या चल रहा है। महेंद्र सिंह का बेटा संदीप हमें भगा कर ले गया था। वो हमें पटना ले गया था। तुम तो बालिग हो ना, और वो भी, और तुमको अगवा तो किया नहीं था, अपनी मर्जी से गई थी तुम उसके साथ। तो फिर केस कैसा? सर केस ये नहीं है कि वो हमको भगा कर ले गया, केस ये है कि हमने सब फ्रॉड किया है। काजल, ये देखो कोर्ट का पेपर है, देखो इस पर हमने साइन कर दिया, तुम भी फटाफट साइन कर दो। अरे लेकिन हमारी शादी तो कोर्ट में होने वाली थी ना। अरे हम देखो वकील से बात कर लिए हैं, कोर्ट में जाके करो चाहे यहाँ करो, एक ही बात है। और तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों कोर्ट जाएं और बाबूजी के आदमी हमको वहीं धर लें? फिर इतना सोच कर रहे हो, चलो करो। अरे सब लिखा तो है इसमें ना, देखो यहाँ पे हस्बैंड में हमारा नाम है, वाइफ में तुम्हारा नाम है, करो। एक यहाँ पे। अरे एक मिनट, क्या करे? छोड़ छोड़। ये लो सिंदूर, हमारी मांग भर दो। अभी जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। संदीप ने हमारे कहने पे हमसे शादी की। अब तो हक है ना? अरे और फिर हमारे साथ 1 महीने तक वो सब कुछ किया और एकदम अचानक गायब हो गया। और जब हमने उसे फोन किया तो उसने हमें फोन पे कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। फिर हमने कहा कि हमारी शादी हुई है, तो उसने कहा कि वो पेपर नकली था। ये तो बलात्कार है। शादी का वादा करके किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार होता है। सर उसने हमारे साथ शादी का वादा नहीं किया, शादी की थी लेकिन नकली। देखो तुम चिंता मत करो, वो चाहे प्रधान का बेटा हो चाहे मिनिस्टर का, गलत काम का सबको सजा मिलता है। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, संदीप बाबू के खिलाफ कंप्लेंट आया है। कंप्लेन? कैसा कंप्लेन? रेप का। क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी बके जा रहे हैं। वो काजल कह रहे थे कि ये संदीप बाबू पहले उसको घर से भगाए, फिर नकली शादी किए, शारीरिक संबंध बनाए, तो ये भी तो रेप हुआ ना प्रधान जी। क्यों संदीप बाबू? अरे झूठ बात है ये, ना हम किसी को घर से भगाए और ना ही शादी किए हैं और ना किसी से शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन वो लड़की तो यही कह रही थी। बैठ जा। सबसे पहले उसने हमारे बेटे को फंसाया, फिर इसको अपने साथ भागने के लिए उकसाया। ये तो भागने ही वाले थे, वो तो अच्छा हुआ हमारा नींद खुल गया। कहाँ? वो भी ये बैग वैग लेके चलो अंदर, चलो।
उसके बाद हमने इनको दिल्ली भेज दिया, इनके मामा के पास। वहीं थे 1 महीना से। लेकिन वो काजल तो कह रही थी कि अरे झूठ बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? अब कहा है ना प्रधान जी, अगर लड़की रो रो के झूठ भी कहेगी ना तो लोग सच्चे मानेंगे। अब बात बढ़ी तो बड़ी भी बन सकती है। सुना है गांव के बाहर प्लाट काट के बेच रहे हैं, अगर एक ठो प्लॉट हमको मिल जाता तो। मोहब्बत करेंगे, घर से भागेंगे। पुलिस से झूठ बोलती हो? हम झूठ नहीं कह रहे हैं सर, वो 1 महीने से हमारे साथ पटना में था। नहीं, वो पटना में नहीं था, दिल्ली में था, और तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार नहीं हुआ तो चलिए थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए। झूठी। ये गलत है, उसने हमको धोखा देके हमारे साथ रेप किया है। कोई रेप नहीं किया था, वो प्रधान का बेटा है यहाँ के। तुम्हारे कहने पे झूठा कैसे फंसा दे उसको? चलिए निकलिए यहाँ से। साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि काजल हमारे साथ ऐसा करेगी। आज उसकी वजह से सबके सामने पापा ने हमको चप्पल से मारा है। ये तुम्हें झूठ मूठ का काहे फंसा रही है? अरे ये तो हमको भी नहीं पता चल रहा है। हमको लगा वो हमसे प्यार करती है। आते हैं। हेलो हेलो काजल, चंदन बोल रहे हैं। तुमने संदीप के साथ ये सही नहीं किया। प्रधानवा हमको कोई भी काम देने के लिए मना कर दिया है, और गांव का कोई भी ठेकेदार हमको छोटा मोटा काम देने के लिए भी तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कहां से आएगा। पापा, हम जानते हैं कि हमारी वजह से आपका सर झुका है, लेकिन जो भी हुआ है ना वो सब ठीक करें। जो भी गलत हुआ है वो सब सही करेंगे। काजल होगा जी, क्या बोला है हमको यहाँ? प्रधान जी, काजल कह रही है कि चंदन और संदीप इसके साथ वही बलात्कार किया है। कल चंदन का फोन आया था। तुमने संदीप के साथ ये सही नहीं किया। जानती हो कितना परेशान है वो, और तुम्हें क्या लगता है उसने अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़ा है? वो तो मौसा जी ने चप्पल से मारा था उसको, मना किया था तुमसे मिलने के लिए, इसलिए संदीप ने मना किया। और तुम तो संदीप के पीछे ही पड़ गई यार। देखो, मेरा संदीप से बात हो गया है, तुम कल सुबह मंदिर आ जाओ, हाँ, और वहीं हम तुम दोनों का लगन करा देंगे। और एक बार भगवान के आगे शादी हो गई ना तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। सर ये झूठ बोल रही है। हम मानते हैं, हमने इसे फोन जरूर किया था, पर हेलो हेलो काजल, चंदन बोल रहे हैं। अरे तुमने संदीप के साथ ना सही नहीं किया। जानती हो कितना परेशान है वो। तुम किस बात का बदला ले रही हो यार उससे? सच्चा प्यार करता था वो तुमसे। क्या चाहिए तुम्हें? ये नाटक काहे कर रही हो यार? देखो, तुम्हें जो इल्जाम लगाना है लगा लो, लेकिन उसे झूठे रेप केस में फंसाओ मत। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने हमसे मंदिर में शादी करने की बात की थी और फिर वहां बुला के। हे भगवान, तुम लोगों ने तो डरा ही दिया। ऐसा सलवार कुर्ता में शादी करोगी? ले लो, बदल लो मंदिर के पीछे। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? हम आ रहे हैं बदल के, जाओ यहाँ से। अरे हमसे कहाँ शर्मा रही है? जाओ ना, हम आ रहे हैं, बोल रहे हैं। हम तुम्हारे पति हैं और हम आपके देवर। बाबूजी, हम सच कर रहे हैं, ये हमको फंसा रही है। दरोगा जी, हम मंदिर के पास गए नहीं थे, आप किसी दिन पूछ सकते हैं। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों ने हमारा बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुमको हमारा ही बेटा मिला था फंसाने के लिए, हैं? तुमने परिवार को काम दिलवाया, इतनी मदद की, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि पैर की जूती को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मालिक, हमारी बेटी झूठ नहीं बोल सकती है। झूठ नहीं बोल रहे। उल्लू समझिए हमको। पहले आई झूठा कहानी सुनाई कि नकली शादी किया, फिर बलात्कार किया, और जब हम शिकायत नहीं लिखे तो अब असली बलात्कार के नाटक कर रही है। भरोसा नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो टेस्ट करवा लीजिए हमारा। तुम ज्यादा करने जानती हो हमसे, हाँ? अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि तुम्हारा टेस्ट कराते रहे। और
चलिए निकलिए यहाँ से, फिर लॉकअप में डाल देंगे। वो झूठा बलात्कार का केस करना भी क्राइम होता है, समझी? चलिए निकलिए। हम गरीब लोग हैं ना, इसीलिए आप हमें चुप कराइएगा। हम जानते हैं आप इनके खिलाफ कुछ नहीं कीजिएगा। एक बात समझ लीजिए, इनको इनके किए की सजा हम जरूर दिलाएंगे, आप देख लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं। काजल बार बार ये कहती रही कि संदीप और चंदन ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया है, लेकिन संदीप और चंदन का कहना था कि वो मंदिर गए ही नहीं। और ये कोई अनोखी घटना नहीं थी जहां पुलिस ने अपनी पूरी कार्यवाही किए बिना ही अपना पूरा फैसला सुना दिया। लेकिन काजल ने हिम्मत नहीं हारी, उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इस घटना के 1 महीने बाद पास के गांव के पुलिस स्टेशन में उसने 0 FIR के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद संदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन चंदन फरार हो गया था। क्योंकि इस केस में बलात्कार के 1 महीने बाद FIR रजिस्टर हुई थी, इसलिए सबूतों की कमी के आधार पर तकरीबन 10 महीने बाद संदीप को बेल मिल गई। लेकिन काजल ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी, वो न्याय की गुहार लगाती रही। क्या उसे बेल मिल गई? पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हाँ तो सही समय पर हमारा केस दर्ज करते तब तो मिलता ना सबूत। हम गए थे तो हमको भगा दिया, 1 महीने बाद जाके तो हमारा कंप्लेन दर्ज किया उन लोगों ने। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे सजा दिलवा के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस करो, खत्म करो ये सब। हम अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकते। उसने हमारे साथ गलत किया और आप चाहते हैं कि हम चुपचाप होकर बैठ जाएं। ए लड़की, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, कौन झंडा गाड़ के नहीं आई हो तुम? पूरा गांव थूक रहा है हमारे नाम पर, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। अपना बस हुक्का पानी बंद होना रह गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें गांव छोड़कर ही क्यों न जाना पड़े, हमारे साथ हुए अन्याय पर हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। तो क्या करें हम लोग? जहर खा के मर जाए हम लोग? हेलो, हाँ हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, हम कोर्ट समय पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? सरैया में एक लड़की को दिन दहाड़े जलाने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना की खबर मिलते ही ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। हमारी बहन ने कहा कि वो जीना चाहती है। उसने हमसे कहा कि हम उसे बचा लें, और ये कि उसके अपराधियों को सजा मिले। देखिए, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते, जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए, या तो फिर जैसे हैदराबाद में उन 4 अपराधियों को गोली मारा गया, इन्हें भी गोली मार दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, तो हमारे घर पे बम फेंक दीजिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने की हिम्मत नहीं है हमने। उन रहवानों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया कि उनका चेहरा भी नहीं देख पा रहा। डॉक्टर, काजल कैसी? हालत बहुत ही नाजुक है। लड़की के सर पर वार किया है, 85% वो जल चुकी है। उसके बाद भी वो वहां से भागकर 1.5 किलोमीटर दूर अपने गांव तक पहुंची। आप सोच सकते हैं उसको जीने की कितनी चाह होगी। जिस किसी ने भी इसके साथ ये वहशियाना हरकत की है ना डॉक्टर साहब, उसको सजा तो जरूर मिलेगी। काजल के बयान चाहिए होंगे हमें, किसी भी कीमत पर। इसके अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ देर पहले उसने अपने भाई से बात की थी, मगर उसके बाद से वो बिल्कुल चुपचाप है। बीच बीच में थोड़ा होश आ रहा है, पर अभी वो बात नहीं कर पाएगी। आपकी बहन ने आखिरी बार आपसे बात की थी, कुछ बताया उसने?
किसने किया उसके साथ ये सब? जी सर, हमारी बहन ने हमसे कहा कि ये सब कुछ संदीप, चंदन, सुशील, कृष्णा और विशाल ने किया उसके साथ। कहाँ हुआ ये सब? कुछ मिला क्या? हम लोग भी अभी आए सर। अभी आए मतलब? घटना सुबह 6:30 बजे की है, अब 9 बज रहे हैं, आप अब आ रहे हैं? अब साहब अभी पता चला तो अभी आ गए। सर ये बैग मिला है। दिखाइए। इसकी डिटेल निकलवाओ। सर ये केस मैंने स्टडी किया है शर्मा जी। लड़की ने 11 महीने पहले आपके पास रेप की कंप्लेंट लिखवाई थी, आपने केस दर्ज नहीं किया। अरे सर लड़की झूठ बोल रही थी। झूठ बोल रही थी? लड़की ने अपने भाई के सामने 5 लड़कों के नाम लिए हैं, संदीप, चंदन, कृष्णा, विशाल, सुशील। हो सकता है सर। प्रताप, पूरी जगह की अच्छी तरह से फॉरेंसिक करवाओ, जो कुछ मिले कलेक्ट करो। लड़की को केरोसिन से जलाया गया, पता करो केरोसिन आया कहाँ से। जी सर, लेकिन सर ये गांव बहुत छोटा है, हर घर में केरोसिन मिलेगा, पता कर पाना मुश्किल होगा। शर्मा जी, आपने उन 5 को अरेस्ट किया? प्रताप, उन 5 लड़कों को अरेस्ट करो, किसी भी कीमत पर। अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? अरे क्या? अरे उसको कहाँ उठा रहे हैं? अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हैं आप? सो रहा है वो। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। सर हमारी बात तो सुनिए। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? काजल के साथ झूठे प्यार का नाटक करके उसे घर से भगा के उससे नकली पेपर पे दस्तखत लेके उसका रेप किया, और जब उसने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट की तो अपने दोस्त चंदन के साथ मिलकर दोबारा उसका रेप किया और आखिर में उसे आग के हवाले कर दिया। अरे नहीं साहब, ये सब झूठ बात है, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये इसमें जितने भी मैसेजेस हैं उससे साफ जाहिर होता है कि तेरा काजल के साथ अफेयर चल रहा था। हाँ सर, हम काजल से प्यार करते थे, तभी तो उसको घर से भागने के लिए भी कहे थे, लेकिन जब हम घर से निकले तब पापा ने हमको देख लिया था और उन्होंने हमको रोक दिया। लेकिन साहब काजल घर से निकल चुकी थी, इसलिए वो सीधा पटना अपनी उषा बुआ के पास चली गई। झूठ बोल रहा है तू। साहब हम सच कह रहे हैं, वो 1 महीने तक अपनी उषा बुआ के पास में थी। पापा ने हमको दिल्ली भेज दिया था और मना किया था काजल से बात भी करने के लिए। फिर जब काजल का फोन आया तो हमने उसको कहा कि हम पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और इसी चक्कर में उसने हमारे ऊपर रेप का घिनौना आरोप लगा दिया साहब। और इस बात से नाराज होकर तुमने दोनों ने उसका साथ रेप किया, और फिर जब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई 10 महीने के बाद बेल पे छूटने के बाद दोनों ने उसे आग में जलाकर मारने की कोशिश की। साहब ना हमने रेप किया और ना ही हमने किसी को मारने की कोशिश की है। साहब ये तो खुद ही विक्टिम है, आप लोग हमें ही कूट रहे हैं साहब। साहब हमको नहीं पता कि काजल को किसने मारने की कोशिश की, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। सच क्या है वो तो हम उगलवाई लेंगे। एक बार काजल को होश में आ जाने दो, उसे बयान दे देना, तुम लोगों को वो सजा दिलवाऊंगा, याद रखोगे। कुटाई करो इनकी। क्राइम ब्रांच वाले साहब सबको कुत्ते की तरह कूट रहे हैं। सुनिए जी, कुछ करिए, हमारे बेटे को बचाइए। अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो हम अपनी जान दे देंगे। एकदम चुप। वो हमारा बेटा है, कोई उसको झूठे केस में फंसा ही नहीं सकता। और साले साहब, आप तो बहुत बड़का वाला वकील बने फिरते हो ना। हमको हमारा बेटा चाहिए, समझ गए? काजल ने आखिरी बार आपको फोन किया था? जी, आज उसके केस की सुनवाई थी, इसलिए वो शहर आने वाली थी, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। वो भी सुबह 6:30 बजे? जी, दरअसल में क्या है कि गांव के अगले स्टेशन से ट्रेन चलती बन के सुबह 7:30 बजे, और अगली ट्रेन चलती 10 बजे।
वो अक्सर लेट होती है और काजल की कोर्ट में 11 बजे पेशी थी, तो कहीं लेट ना हो जाए इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। देखिए सर, आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। जी सर। देखिए सर, आप हमारे बेटे को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। आपके बेटे को हम टॉर्चर नहीं कर रहे, लेकिन सच बुलवाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती तो करनी ही पड़ती है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, वो लड़की झूठ बोल रही है। आपके बेटे ने उसे बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है? ऐसा मत बोलिए साहब। देखिए सर, ये सब जो है ना खाली हमारा छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा एक बात कहें साहब, कोई लड़की किसी लड़के के साथ जो है घर छोड़ के भागेगी, उसका चरित्र कैसा होगा? बलात्कार तो कोई भी कर सकता है। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज लड़कियों की हालत समाज में इतनी खराब है। लेकिन साहब, आप जैसे लोग जो लड़की के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी उसी में दोष निकालते हैं, बराबर के अपराधी। जितनी कड़ी सजा एक रेपिस्ट की होनी चाहिए, उतनी ही कड़ी सजा आप जैसी सोच रखने वाले हर इंसान की होनी चाहिए। देखिए सर, आपकी बात ना एकदम सही है, लेकिन सच यही है कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? आखिर कौन है जो काजल को मारना चाहता है? उसका बाप। जी हाँ, कल हमने बुलवाया था उसको मिलने के लिए। काहे हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? संदीप ने हमारी बेटी के साथ ऐसा... गलत बात नहीं, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। हमको ये तो नहीं पता कि तुम्हारी बेटी किसके साथ भागी, लेकिन हमारे बेटे के साथ नहीं भागी थी। तो तुम लोग भी जो हो ना, हमारा इज्जत उछालना बंद कर दो। क्या चाहिए तुम लोगों को? खुल के बोलो ना। पैसा चाहिए? बोलो ना, जितना चाहिए ना उतना मिलेगा। लेकिन आज के बाद तुम लोग जो हो, हमारा बेटा कोई झूठा केस में ना और नहीं घसीटोगे। हमने पैसों के लिए कुछ नहीं किया साहब। तो क्या आपने महेंद्र से पैसे लेने के लिए हानि किया था? नहीं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतना नीच नहीं है कि अपनी बेटी की इज्जत का मोल करें। संदीप अपनी बेटी काजल के साथ... ए शंकर, औकात में समझे? हमारा माथा फिर गया ना तो पूरा खानदान में ना कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं बचेगा। महेंद्र सिंह ने हमको धमकी दी, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। आप पटना में रहती है ना? जी साहब। काजल ने संदीप पे आरोप लगाया था कि संदीप ने काजल को घर से भगाया था, लेकिन काजल आपके साथ 1 महीने बाद घर वापस आई। क्या ये बात सच है? हाँ साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप ने काजल को घर से भगाने का वादा किया, काजल तो घर से भाग आई, संदीप वहां नहीं आया, काजल फिर सीधा आपके पास आ गई, ये सोच के कि वो घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी? काजल घर से भाग गई है, ये बात हमें बेला ने फोन करके बताई थी। हम सब बहुत परेशान थे। फिर एक दिन अचानक काजल, आओ खाना खा लो। बुआ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम संदीप के साथ भाग तो आए, लेकिन वो हमें छोड़कर वापस अपने पिता के पास चला गया और हमसे कह रहा है कि उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बेटा हमारी मानो तो घर वापस चले चलो। नहीं बुआ, हम घर नहीं जाएंगे। क्या मुंह लेकर जाएंगे हम वहाँ? बेटा बच्चे चाहे जितनी बड़ी भी गलती कर ले, माँ बाप ना उन्हें माफ कर ही देते। हम सब उसे बहुत समझा बुझा कर यहाँ वापस लाए थे, पर काजल के साथ संदीप ने बहुत गलत किया। वो तो बस अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आवाज उठा रही थी। देखो क्या कर दिया हमारे बच्चे के साथ। आपने कहा कि महेंद्र ने आपको बार बार जान से मारने की धमकी दी थी, इसके बावजूद भी आपने काजल को सुबह 6:30 बजे रेलवे स्टेशन जाने दिया। हमें तो पता भी नहीं है साहब कि वो कहीं जाने वाली थी। साहब, काजल ने सिर्फ हमको बताया था और हम जा नहीं सकते थे। वो बाबूजी को बताना नहीं चाहती थी। काजल की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, वो कोमा में चली गई। आप लोग घबराइए नहीं, काजल को दिल्ली भिजवाने के लिए मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। सर ये केस बहुत ही उलझा हुआ है। मैंने गांव में पता किया,
शंकर ने पूरे गांव में यही बताया है कि पिछले 1 महीने से काजल पटना में थी अपनी बुआ के घर। प्रताप, नॉर्मल सी बात है। घर से अगर लड़की भाग जाए तो घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहेंगे। ये भी सही है। एक बात समझ में नहीं आई, अगर काजल सच में संदीप के साथ घर छोड़कर भागी थी और संदीप ने काजल के साथ शादी का झूठा बहाना करके उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया, वाकई काजल की इस मामले में तो बड़ी हिम्मत माननी पड़ेगी। इतना सब कुछ उसके साथ हो गया, उसके बावजूद उसने आवाज उठाई। लेकिन सर, संदीप का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो दिल्ली में था, पटना में नहीं। तो हो सकता है सच में काजल ने गुस्से में आकर उस पर झूठे रेप का केस डाल दिया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। खैर, ये सारी बातें तो कॉल लोकेशन से ही क्लियर हो जाएंगी। मतलब सर, आपको पक्का यकीन है कि ये सब कुछ संदीप ने किया? लगता तो यही है कि संदीप ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजल पर हमला किया, या फिर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, काजल की वजह से शंकर और उमेश की बेइज्जती हुई थी। हो सकता है उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इन दोनों में से किसी एक ने या फिर दोनों ने मिलकर काजल पर हमला किया हो। जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की हो, काजल के साथ बहुत बुरा हुआ। एक बार काजल होश में आ जाए, अपना बयान दे दे, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। सर, संदीप और काजल के मोबाइल रिकॉर्ड्स, जितनी बातें इन दोनों के बीच होती थी उससे इतना तो साफ है कि दोनों के बीच रिश्ता था। और आपका शक भी सही था कि संदीप झूठ बोल रहा है। पिछले 1 महीने से वो दिल्ली में नहीं, पटना में ही था। संदीप और काजल की मोबाइल लोकेशन पटना के सेम एरिया की है, जबकि काजल की बुआ का घर पटना की दूसरी तरफ। यानी एक बात तो सच है, ये दोनों एक साथ 1 महीने से रह रहे थे। जी सर, काजल सच कह रही थी। और अगर यहाँ की पुलिस ने अपना काम ठीक से किया होता ना, उन्हें यह भी पता चलता कि काजल ने जब कहा था कि उसके साथ मंदिर में रेप हुआ था, तब संदीप और चंदन की मोबाइल की लोकेशन वहाँ मंदिर की ही थी। और जिस दिन काजल को जलाया गया उस दिन? सर, उस दिन उनकी लोकेशन वहाँ की नहीं थी। सर, एक सेकंड। हेलो, व्हाट? सर, एक सेकंड। हेलो, सर, काजल नहीं रही। क्या? साहब, हमने कुछ हमने कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं किया। झूठ बोला है तूने, तू पटना में ही था। साहब, हम काजल को पटना लेके ही भागे थे, लेकिन फिर पापा का फोन आ गया और हमने उनका फोन नहीं उठाया तो उन्होंने हमको ही उठवा लिया। बाबू, देखो अम्मा, बचाओ। शंकर की बेटी ही मिली आशिकी करने के लिए। अगर आज के बाद उसे दोबारा मिले ना, बता दे रहे हैं। और समझा कि नहीं? ठीक है, हम नहीं मिलेंगे आपसे। साहब, हम तो काजल से बहुत प्यार करते थे। प्यार करते थे? प्यार करते थे? प्यार करता? झूठ प्यार का नाटक नहीं करता, नकली पेपर पे साइन करा के उसका शारीरिक संबंध नहीं मनाता उससे। तब मैं क्या करता? वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। क्या कर रहे हो? इसीलिए तुम दोनों ने साथ में मिलकर मंदिर के पीछे उसका रेप किया? नहीं नहीं साहब, ये झूठ है। झूठ है? तेरे मोबाइल रिकॉर्ड्स, बिना सबूत के बात नहीं कर रहा हूं मैं। बोल। तब पापा ने हमको चप्पल से मारा था और हम बहुत गुस्से में थे। उसको सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये सब किया। और इतने पे भी जब तुम दोनों काजल को नहीं तोड़ पाए तो उसे चला के मार दिया। मार दिया? हाँ। मतलब? काजल मर गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, काजल अगर यहां सच बोलने के लिए नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोगों का डीएनए सच बोलेगा। जिस जगह पे तुमने काजल को जला के मारा है ना, वहां कोई ना कोई तो सबूत हमारे हाथ लगेगा। एक भी सबूत अगर हमारे हाथ लगा, तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखिए, हम अपने बेटे का ना डीएनए टेस्ट नहीं होने देंगे। क्यों? आपका तो मानना है आपके बेटे ने काजल को नहीं मारा है, तो फिर डर किस बात का है? डर वर कुछ नहीं है सर, लेकिन अब ना बहुत हुआ। अब हम अपने बेटे का ना ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वैसे भी साहब, जब तक संदीप और बाकी के लड़के परमिशन नहीं देते हैं, अब डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते उनका। वकील साहब, आपने तो वकालत बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि डीएनए की परमिशन कोर्ट से भी मिलती है। ठीक है, फिर देखते हैं आपको कोर्ट कैसे परमिशन देता है। सत्तर
सत्य 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 सत्य। आप यहाँ आप ही बताइए साहब, अब इसमें बचा ही क्या है जिसका अंतिम संस्कार करें? तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिसके साथ प्यार के नाम पर बलात्कार हुआ, जब उसने आवाज उठाई तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। काजल का अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ काजल के अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। सर कोर्ट से लेटर है। कोर्ट ने डीएनए की परमिशन दी। यस, अब इन्हें पता चलेगा किसी मासूम से ज्यादती करने की सजा क्या होती है। लेके जाओ इन सारों को डीएनए टेस्ट के लिए। सर सारे सस्पेक्ट के डीएनए टेस्ट की परमिशन मिल चुकी है। अपराधियों को ले जाया गया है। देखते रहिए आप हमारा चैनल स्पीड न्यूज। हम आपको पल पल की न्यूज देते रहेंगे। कैमरामैन जॉन। संदीप, चंदन, कृष्णा और विशाल इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। संदीप ने मान लिया है कि उसने झूठी शादी के नाम पर काजल के साथ संबंध बनाए, और संदीप और चंदन ने यह भी मान लिया है कि काजल के पुलिस में शिकायत करने से नाराज होकर उन दोनों ने काजल के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। लेकिन अब भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उन लोगों ने ही काजल की जान ली है। सबकी डीएनए जांच हो चुकी है, बस डीएनए की रिपोर्ट आनी बाकी है। ये केस चाहे कोई भी मोड़ ले ले, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी हमारे देश में औरतों और लड़कियों की स्थिति गंभीर है। आज भी ऊंच नीच की बेड़ियों से हमारा समाज आजाद नहीं हो पाया है। यस सर। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये आपके लिए। थैंक यू। हेलो सर। सर, इस बार वो मल्टीविटामिन प्रेस्क्रिप्शंस का टारगेट पूरा नहीं हुआ सर। पता नहीं इसको क्या हो गया, बहुत आवाज कर रहा है। कल तक तो ठीक था। नया लग जाएगा ना सर, आप टेंशन मत लो। और इस बार कंपनी सिर्फ आपके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी दे रही है। आप बस मेरी मदद करना, कंपनी आपको खुश रखेगी। मैं आपको समझाता हूं। खुशी पाने के लिए जिम्मेदारी से समझौता करना गलत है। जिम्मेदारी को दांव पर लगाकर पाई गई खुशी बस चंद मिनटों की मेहमान बनकर आती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर का दुख दे जाती है। और इसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं जो ऐसा करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को, उसके रिश्तेदारों को, उसे प्यार करने वालों को और उसके परिवार वालों को भी भुगतनी पड़ती है। रोज तुम एक ही बात में बहस करती हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? आप कुछ भी बोलती रहती हो। मैं तुम्हें बोल दे, नहीं तो नहीं। नहीं, मुझे तुम क्या चाहती, क्या तुम? क्या गिद्ध जैसा लड़का पैदा किया आपने? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। नेहा, इसे समझा, इतनी गर्मी अच्छी नहीं है। गर्मी है मेरे अंदर। लो, अब ठीक है, हो गई मैं ठंडी। पर पहले ना अपने बेटे को समझाओ, मेरी एक बात भी नहीं मानता है वो। सुरेश, अरे नाश्ता तो करके। सुरेश, सुरेश, एक दिन इसे छोड़ के रास्ते पे फेंक देगा ना वो, तभी पता चलेगा उसे। वकील साहब, अगली हियरिंग की कुछ अपडेट्स हैं आपके पास?
जी ये देखिए। अच्छा, मुझे लगता है हमें वो दूसरा पॉइंट सामने रखना चाहिए ताकि हमारा केस और स्ट्रांग हो जाए और हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। आप टेंशन मत लीजिए, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। क्यों सुरेश, थोड़ा टाइम बाय करते हैं? मुझे लगता है कि नेक्स्ट डेट अगर इसी महीने की हो तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। देखिए हम वो ट्राई करेंगे कि हम इसी महीने। सर चाय। हटा यार। हाँ मीटिंग से उठकर चला गया। हाँ चला गया यहाँ से। लगता है ये गाड़ी काफी टाइम से यहीं खड़ी है। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी काम का नहीं है। आरटीओ से कंफर्म करो ये गाड़ी नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जी सर। ओके ठीक है। सर, पीसा देवी जंगल के रास्ते में जो गाड़ी हमें मिली थी वो गाड़ी किसी लॉयर सुरेश रेडकर के नाम पर रजिस्टर है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। एनी मिसिंग कंप्लेंट या गाड़ी चोरी की कंप्लेंट? नहीं सर। तो पता लगाओ वकील साहब की गाड़ी जंगल में क्या कर रही थी। मिसेस रेडकर। हो ये कौन है? वो नेहा है, मेरे बहन की बेटी है, इधर ही रहती है। सुरेश रेडकर आपका? मेरा बेटा है वो। क्या हुआ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। शहर के बाहर उसकी गाड़ी मिली है। गाड़ी मिली है? वो तो ठीक है ना? यही तो पता करने हम यहाँ आए। वो तो 5 दिन से घर पे आया ही नहीं है, फोन भी नहीं आया उसका। मैंने सोचा काम के लिए नासिक पुणे गया होगा। 5 दिन से आपका बेटा घर नहीं आया, उसका फोन नहीं आया, ना ही आपने उसे ढूंढने की कोशिश की और ना ही उसके गायब होने के बारे में पुलिस में कोई कंप्लेंट की। आपको बताकर तो जाता था ना वो। आजकल के बच्चे माँ को कहाँ कुछ बताते हैं। शादी हो गई, बगल में सुंदर सी बीवी आ गई तो माँ का क्या है। मुझे पक्का खातरी है कि उसी से परेशान होकर वो घर से गया होगा। बहुत जिम्मेदार लड़का है मेरा। मेरे पति के जाने के बाद पूरी फर्म उसने संभाली है, मेरे बेटे ने, और बिजनेस बढ़ाया है उसने सर। और एक मेरी बहू हमेशा उसका सर खाती रहती है और अपने भाइयों के पीछे घूमती रहती है घर 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 घर। उसे तो लगता है उनके जो 2 भाई है ना उसके, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी। हाँ समझ गए। जिस दिन सुरेश घर से गया था उस दिन भी घर पर कुछ हुआ था क्या? उस दिन तो सुबह से शुरू हो गई, वो नेहा के पीछे पड़ी थी। नेहा की माँ से बात मैं करूँ या आप करेंगे? क्यों बात करूंगा मैं? रोहित से शादी कौन करेगा? इतना गर्म दिमाग है, एक जगह नौकरी पे टिकता नहीं वो। हर 4 महीने में नई नौकरी। क्या है ये सब? ये क्या बोल रहे हैं आप? भाई है वो मेरा, बस उसका समय खराब चल रहा है अभी। नेहा से एक बार तुमने पूछा इस बारे में? नेहा से क्या पूछना, हमारे घर पे हमारी मेहरबानी पे रहती है वो। नेहा, इसके भाई से शादी करने से तो मरना बेहतर है। रोहित तो रोहित, दिनेश भी निकम्मा है। नेहा उसे समझा, मायके की चिंता छोड़ दे। अभी जिसके साथ घर बसाया है ना उसकी तरफ ध्यान दे। और फिर पता नहीं किस बात पे दोनों में अंदर जोर से झगड़ा शुरू हुआ। तुम क्या चाहती, क्या तुम? क्या गिद्ध जैसा लड़का पैदा किया आपने? आपकी बहू, क्या नाम है उनका? निकिता। हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। लगता है घर पर नहीं है वो। 3 दिन से मायके में जाके बैठी है वो। इन 5 दिनों में आपको कोई फिरौती का कॉल आया था? फिरौती का कॉल? नहीं, मुझे तो नहीं आया था। आपको गुमशुदा की कंप्लेन लिखवानी है? हाँ जरूर लिखवानी है।
जिस दिन गायब हुए थे उस दिन क्या कपड़े पहने थे सुरेश ने? वो तो हमेशा मतलब ऑफिस जाते वक्त जो पहनता है वही। ठीक है, जब निकिता आ जाए तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। सर ये सुरेश की फोटो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। जी। आपकी शादी सुरेश से कैसे हुई? वो तो आपसे उम्र में काफी बड़े हैं। उन्होंने कई बार मुझे अपने ऑफिस के पास देखा था, फिर शादी के लिए प्रपोज किया। आप दोनों? ये मेरे दादा हैं, रोहित और दिनेश। आपकी सासू माँ का कहना है कि आप दोनों के आपसी झगड़े की वजह से सुरेश घर छोड़कर चला गया। हाँ, झगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वो घर छोड़कर चले जाएं। आ जाएंगे वो। वैसे भी सर, किस घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं होता। सर, सुरेश की कजिन सिस्टर नेहा हमारे साथ ही रहती है। रोहित दादा बहुत अच्छे हैं, बस लक आजकल साथ नहीं दे रहा, इसलिए काम में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों की शादी हो जाती तो सब ठीक हो जाता। और दिनेश दादा सुरेश की फर्म में ही काम करते हैं। वो लोग जो भी काम देते हैं अच्छे से करते हैं, बिना कुछ चूकिए। सुरेश ने कोई एहसान नहीं किया? तुम जैसी लड़की मिल गई उस बुड्ढे को। आपकी सास ने बताया कि बेडरूम में जाने के बाद झगड़ा और बढ़ गया था। सर, वो मेरा पर्सनल मैटर। आपके पति 5 दिन से गायब हैं। उनकी गाड़ी जंगल में मिली है, तो अभी आपका पर्सनल मैटर नहीं है, एक मिसिंग पर्सन केस है। मैडम, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि वो मुझे या घर छोड़कर चले जाएं। आ जाएंगे वो। आपको कोई फोन आया? I mean, फिरौती का? नहीं, मुझे तो नहीं आया, पर अगर मम्मी जी को आया हो तो मुझे पता नहीं। सुरेश किसी बात से परेशान थे या कोई टेंशन थी? हाँ सर, वो अभिजीत नायक, उनके बिजनेस पार्टनर। हाँ, मीटिंग से उठकर चला गया। हाँ, चला गया यहाँ से। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। हम मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। 5 दिन हो गए हैं घर का आदमी गायब हो जाता है और घर की औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में कोई मारपीट और खून के निशान भी नहीं मिले। गाड़ी डैमेज होने और ब्रेक लगने के भी कोई निशान नहीं है। गाड़ी वहां पर बहुत आराम से पार्क की गई थी। अभिजीत नायक? सर, उस साइड। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। नेक्स्ट टाइम प्लीज कम विद प्रायर अपॉइंटमेंट। मुझे नहीं पता सुरेश कहाँ है। आपने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? पता नहीं, पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। मैंने तो उससे सवाल पूछना ही बंद कर दिया था। हमें सुरेश की गाड़ी पीसा देवी जंगल से मिली और वो पिछले 5 दिनों से गायब है। उसकी माँ और बीवी को ना तो कोई फ़ोन आया है ना ही मैसेज, और उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आपने भी कोशिश नहीं की? तो आप भी कोशिश मत करो। जब कंप्लेन नहीं दी है तो केस ही नहीं बनता है ना। सुरेश की माँ और बीवी ने कंप्लेंट की है, और आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, वरना हम आपको आपका काम सिखाना शुरू करेंगे। इंस्पेक्टर, 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था। एडवोकेट अभिजीत नायक। सुरेश रेडकर हमारे पास है, जिंदा वापस आइए तो 25 लाख तैयार रखना। आपको किडनैपर ने कॉल किया था और आपने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया, और किडनैपर ने आप ही को कॉल क्यों किया? मैंने भी उसे यही सवाल किया, लेकिन मुझे क्यों फोन कर रहे हो? क्योंकि हमें औरतों से बात नहीं करनी। पर मेरा क्या लेना देना इससे? तुम उसके पार्टनर हो ना, पैसा तुम्हारे पावर में ही होगा। देखो सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है ऐसा कुछ? पैसा जमा करके रखना, फिर फोन करूंगा। हेलो, मैं आपको कह रहा हूँ मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है। पंकज, सबसे पहले तो इस अभिजीत को जो किडनैपर का कॉल आया था उस कॉल को ट्रेस करो। ये केस सचमुच अजीब है। सुरेश के गायब होने से किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं, पार्टनर को सिर्फ अपनी पड़ी है। रैंसम कॉल को कोई इतना कैजुअली कैसे ले सकता है? हो सकता है फिरौती का कॉल अभिजीत की ही साजिश हो, 25 लाख ऐंठने के लिए। ये लॉयर है, गेम प्लेयर भी हो सकता है। इसकी पूरी कुंडली निकालो। और सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन ट्रैकिंग रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? आते ही होंगे सर। रिश्ते कभी एक दूसरे के लिए जान देने वाले तो कभी एक दूसरे की जान लेने वाले।
सुरेश के रिश्ते बहुत अजीब थे। उसकी माँ और उसकी बीवी ने अपने आपसी तनाव की वजह से सुरेश के गायब होने के 5 दिन बाद तक ना तो उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट की और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश की, और उसके पार्टनर ने भी यही किया। लेकिन क्यों? क्या सुरेश उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए था, या फिर सुरेश इन लोगों से इतना उकता गया था, परेशान हो गया था कि वो खुद इनसे दूर चला गया? सर, तो आज टाइम है आपके पास? सर एक बात है जो उस दिन मैं आपको बताना भूल गया था। एक और बात? जी, एक और बात। एक और कॉल? जी नहीं। देखो दिनेश, मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन ये पेपर्स चाहिए किसको? सर निकिता को चाहिए, और किसको? निकिता को डिवोर्स पेपर चाहिए? पर क्यों? सर डिवोर्स देना चाहती है इसलिए, और उसने कहा है कि इस बात की खबर जीजा जी को नहीं लगनी चाहिए। निकिता ने डिवोर्स पेपर्स मांगे थे? यस, निकिता और उसकी फैमिली सब मिले हुए हैं। डिवोर्स नहीं दिया तो ऐसे पैसे निकाल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स ना निकले वकील साहब। लेकिन सर, निकिता ने हमें डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या सुरेश की माँ को इस बारे में पता है? बात यहाँ तक आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? मैं अभिजीत को बार बार फोन कर रही हूँ तो वो बोल रहा है कि कोई कॉल आया ही नहीं। वहाँ ऑफिस में कांस्टेबल पोस्टेड है, जैसे ही कोई कॉल आएगा हम आपको बता देंगे। रोहित, दिनेश, ये तुम सबका प्लान है ना? कैसा प्लान? तुम अच्छी तरह से जानती हो निकिता। तुम हमेशा निकिता से अपनी मांग पूरी करवाते थे। नहीं सर, मेरी जॉब छूट गई थी, थोड़ी तंगी थी, तो सुरेश ने थोड़ी मदद की। मैं जॉब ढूंढ रहा था सर। मगर जब सुरेश ने और पैसा देने से इनकार किया तो तुमने उसे डिवोर्स की धमकी दी। लेकिन मैं उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। और वो फिर भी नहीं माना तो तुमने उसे किडनैप करवाया, राइट? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया है। ये आइडिया तुम्हारा था या फैमिली के दबाव में आके किया? ये सब तेरी गलती है। भैया अभी इसे बोल के क्या फायदा, आगे का सोचो। सर, जिस दिन सुरेश गायब हुआ था उस दिन ज्यादातर मिस कॉल निकिता के ही थे, और उसी दिन सुरेश ने एक अनसेव नंबर पर 2 बार कॉल किया था। मैंने पता किया, वो नंबर किसी नारायण भाई महाराज का है। उनका अपना एक बंगला है जहाँ पर वो प्रार्थना और मेडिटेशन करवाते हैं, और लोकेशन भी दिखा रहा है कि सुरेश उसी एरिया में था। सर, ये देखिए सर, सोशल मीडिया से मिला। बुला लो इसे। बुलाया है, आज आउट ऑफ टाउन है, कल आएगा। ये खेल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुरेश की माँ लता को कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ सुरेश की बीवी निकिता पे इल्जाम लगा रही है। निकिता के बारे में अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। और ये अभिजीत, ये तो मुझे शुरू से ही गेम प्लेयर लग रहा है। पंकज, तुम इस बाबा के बारे में पता करो। दीपा, तुम और मैं चल के जरा निकिता से बात करते हैं। नेहा, कुल मिला के कितने जमा हुए हैं? सब मिला के कुछ 8-9 लाख हुए होंगे। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली डेट पर पूरा केस खत्म हो जाए। एक सेकंड। हेलो। हेलो अभिजीत, मैं सुरेश की माँ बोल रही हूँ। जी माँ जी, बोलिए, कैसे फ़ोन किया? फिर से किसी का फ़ोन आया था क्या? मतलब वो किडनैपर्स का? नहीं माँ जी, अभी कोई कॉल नहीं आया, और आता है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ठीक है? लेकिन उसके लिए कॉल भी तो आना चाहिए ना। अब मैं जाऊँ, एक मीटिंग में बैठा हूँ ज़रा। अभिजीत, और एक बात करनी है मुझे। वो मैंने पैसों के बारे में बोला था, उसका इंतज़ाम हो गया? माँ जी, पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि सोचा और सामने प्रकट हो गए, और मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, बुरा मत मानिए, सुरेश ऐसा पार्टनर कंपनी में कम ही काम करता था। सारी मीटिंग्स, कोर्ट केसेस मैं ही हैंडल करता था। उसकी वजह से बिजनेस में पैसे कम आते थे, उतना मैं दे दूंगा, मगर आप मेरे भरोसे मत रहिए। लेकिन बेटा, फर्म तो सुरेश का ही है ना? जी माँ जी, सब आप ही का है, लेकिन अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए ना। मैं देखता हूँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सुनो अभिजीत, ऐसे कैसे तुम? हेलो,
महाराज। नारायण जी, ये सुरेश रेडकर है, पिछले 5 दिनों से गायब है। आप जानते हैं इसे? जी हाँ, जानते हैं इसे। अक्सर हमारे यहाँ आता था। 5 दिन पहले भी आया था। क्या करता था यहाँ आकर? अस्वस्थ था, छटपटा रहा था, दिमाग में उथल पुथल, दिल में हलचल। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? एक समस्या का समाधान चाहता था। बार बार पूछता था कि रिश्ते निभाने के लिए अगर कोई गलत काम किया तो उससे पाप लगता है क्या? मतलब? अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम नहीं जानते। मुझे माफ करना। आप नारायण भाई महाराज को जानती हैं? जी नहीं। आपका पति तो बार बार उनसे पूछता था कि रिश्ता निभाने के लिए अगर कुछ गलत किया तो उससे पाप लगता है या नहीं। इसका क्या मतलब है? कुछ समझा सकती हैं आप? मुझे नहीं पता। सबसे ज्यादा रिश्ता तो आपके परिवार से निभाने की कोशिश कर रहा था वो। क्यों? इसके बारे में तो मालूम होगा तुम्हें। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, हम बस थोड़े टाइम के लिए साथ थे। लेकिन इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। पुराना प्यार फिर लौट आया, सुरेश बीच में आ रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए किडनैपिंग का प्लान बनाया। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे और सुरेश के बीच भी अब रिश्ते बेहतर हो रहे थे। और फिर भी तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए था? वो मैं उसे सिर्फ धमका रही थी। किस बात के लिए? ताकि वो मेरी बातें मान ले। तुम्हारा और निकिता का अफेयर था, और शादी के बाद पिछले कुछ दिनों में फिर से शुरू हो गया। तुमने सोचा इस सब को ठीक करने का एक ही रास्ता है, सुरेश को रास्ते से हटाना। पहले एविडेंस लेकर आओ और फिर मैं मेरा जवाब दूंगा। यहाँ कोर्ट के बाहर नहीं, कोर्ट के अंदर। मैं निकिता से मिलता हूँ, लेकिन मेरी भी अब शादी हो चुकी है। एंड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल देन निकिता। देखो अभिजीत, बस मेरे लिए ये काम कर दो, उसके बाद मैं तुमसे और कोई काम नहीं बोलूंगी। निकिता, इस फर्म में ऐसे टेढ़े काम नहीं हो सकते। और वैसे भी ये फर्म तुम्हारे महान ससुर और पति के आदर्शों पर चलता है, मेरे नहीं। अभिजीत, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? उसने बोला है वो करेगा काम। कब? कितनी जल्दी है तुम्हें? एक काम बोला था, इतने महीने हो गए। साइड में रुको, उतरना है मुझे। मैडम, अगर किडनैपर्स का फोन आता है तो मैं आपको खबर कर दूंगा, मगर आप इस तरह मेरे ऑफिस में आकर मत बैठा करें। क्लाइंट के सामने अच्छा नहीं लगता है। आप सुन भी रही हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? अभिजीत के पास भी मोटिव तो है, ऑफिस, पार्टनर की बीवी। बस सुरेश को रास्ते से हटाओ, सब कुछ अपना। और रैंसम का एक ही कॉल आया, वो भी उसी को। जो नंबर से कॉल किया गया वो फर्जी डॉक्यूमेंट देकर लिया गया था। सर, जिस एरिया से सुरेश की गाड़ी मिली थी और उसका फोन बंद हुआ था वो वल्लभ नगर एरिया में आता है। उसके आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। वहाँ एक पेट्रोल पंप के बाहर एक बस स्टॉप है जहाँ ये आदमी दिखा। कौन है ये? सर, ये सुरेश की गाड़ी में बैठा था और इसके बैठने के चंद मिनटों बाद ही सुरेश का फोन बंद हुआ। इसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ और उस एरिया में इसके बारे में पूछताछ करो। जी सर। सर, पुलिस ने उस अनजान आदमी को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस वक्त तक जिन पर भी पुलिस को शक था उनके खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, और उन्होंने भी उस अनजान आदमी को नहीं पहचाना, या शायद जानबूझकर पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और 3 दिन बाद ही पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस केस को अचानक एक पेचीदा रुख दे दिया। घर से झगड़कर निकला सुरेश काफी दिनों से गायब है। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि सुरेश को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। इस आदमी को देखा? ये आपके लिए। थैंक यू। कंपनी आपको खुश रखेगी। ये तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ आता रहता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? जी सर, यश नाम है उसका। उसका वही वर्किंग एरिया जहाँ पर उसने सुरेश से लिफ्ट ली थी। हाँ सर, मैंने इनसे लिफ्ट ली थी, आदर्श नगर से तुकई नगर। ये आदमी उसी दिन से गायब है।
किडनैप किया गया है। सुरेश नाम है इसका। वैसे तुम कहाँ रहते हो? तुकाई नगर। तो फिर आदर्श नगर कैसे जाना हुआ? सर एक्चुअली मैं एक MR हूँ और डॉक्टर के पास उसी सिलसिले में एक मीटिंग थी, इसलिए मैं आदर्श नगर गया था। आप चाहे तो डॉक्टर सालगांवकर से पूछ सकते हैं, उनका वहीं पर एक क्लिनिक है। और वापस आते वक्त मैंने काफ़ी टाइम बस के लिए वेट किया, लेकिन बस आई नहीं, इसलिए मैंने इनसे लिफ्ट ली। और जैसे ही तुकाई नगर आया मैं गाड़ी से उतर गया। उस दिन कुछ अजीब बात हुई या फिर ऐसा कुछ नोटिस किया? सुरेश से बातचीत हुई तो उसने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है? सर उनसे तो कुछ बात हुई नहीं, वो पूरा टाइम चुपचाप ही थे। पुलिस अब इस केस में एक डेड एंड पर पहुंच गई थी। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह था। सुरेश का पार्टनर अभिजीत, उसकी मां लता, सुरेश की पत्नी निकिता, ये सभी शक के दायरे में थे, लेकिन पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और जहां तक यश का सवाल था, ये हो सकता था कि यश इत्तेफाक से गलत समय पर गलत जगह पर था, लेकिन यश सुरेश के साथ देखा गया आखिरी शख्स था, इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया और पुलिस ने यश पर कड़ी नजर रखी। डॉक्टर सालगांवकर कहाँ बैठते हैं? क्यों सर, क्या हुआ? होटल अपर्णा एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछताछ करनी है आपसे। सर यश दुर्गे ने सब अरेंज किया था, मेरा तो सर पहली बार था। सर मेरी फैमिली है, रेपुटेशन है। सर ये बात, सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर, तबाह हो जाऊंगा सर, प्लीज सर। सर ये यश उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। मेडिसिन बेचने के लिए तरह तरह के घूस देता था वो डॉक्टर्स को, और लड़कियां भी। और इस बार कंपनी सिर्फ आपके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी दे रही है। आप बस मेरी मदद करना, कंपनी आपको खुश रखेगी। उसके बदले में डॉक्टर उस मेडिकल कंपनी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते थे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ये यश ऐसे स्टार परफॉर्मर बना है। होटल में एक रूम भी बुक किया था उसने, परमानेंट। पर इन सब बातों का सुरेश की किडनैपिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है? पंकज, होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पिछले कुछ दिनों की नहीं, पिछले कुछ महीनों की। और वो जो कमरा यश ने परमानेंटली बुक करवा के रखा था, उसकी तलाशी लो। ये यश भी खिलाड़ी आदमी है। ये लड़का यहाँ आता था? हाँ सर। ये जिस रूम में ठहरता था उसकी चाबी दीजिए। ओके सर। ये सीसीटीवी काम करता है? हाँ सर। इसकी फुटेज चाहिए हमें। सर यश हमेशा एक ही लड़की को अपने क्लाइंट के पास भेजता था, उसका नाम माया है। सब प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत बताइएगा, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम यश को कैसे जानती हो? वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, थोड़े दिन पहले मेरे पास आया था, बोल रहा था कि उसके कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, अगर मैं उनके साथ थोड़ा वक्त बिताती हूँ तो अच्छे पैसे देगा। पैसे अच्छे थे इसलिए मैं मान गई। और ये आदमी, इसे भी यश लेके आया था? नहीं सर, इसे उस दूसरे MR ने भेजा था, मगर मुझे याद है सर कि ये आदमी बहुत ही अजीब था। नर्मदा परिक्रमा करनी है,
श्रीमत नारायण भाई ने कहा है कि 11 बार परिक्रमा करो और कॉस्मिक संतुलन पाओ। खुद ही एनर्जी को महसूस करो, खुद ही एनर्जी बन जाओ। सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ और भी करोगे? कभी मोक्ष का मार्ग स्पष्ट रूप से देख पाए हो? कभी आत्मा ने तुम्हें अंदर से पुकारा है? संसार में दुख का कारण ध्यान का है तुम्हारा। मैंने तुम्हें 2 घंटे के लिए पैसे दिए, तो तुम सिर्फ 2 घंटे मेरी बात सुनोगी, मुझ पर ध्यान रखोगी, मुझसे बात करोगी। नर्मदा परिक्रमा करनी है। मगर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे सारे क्लाइंट्स यश के थ्रू आते हैं। देखो माया, किसी को बचाने की कोशिश मत करना। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यश से पहले भी एक MR था। एक्चुअली उसी ने मुझे यश से मिलवाया था। फिर थोड़े दिनों बाद वो कहीं गायब हो गया और यश टिका रहा। फिर थोड़े दिनों बाद वही MR इस आदमी को मेरे पास लेकर आया था सर। उसका कोई नंबर वगैरह है? अच्छा ये बताओ, ये मोबाइल कहाँ से उठाया तुमने? चोरी की क्या? साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने वो खुद के पैसों से खरीदा है। फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सर एक आदमी था, वो मुझसे पेट्रोल खरीदवाता था। साहब वो मुझे पैसे देता था, 2 लीटर पेट्रोल के 1000 रुपए देता था। वो हर बारी वो पेट्रोल से कुछ सामान जलाता था। वो हमारी बस्ती के पास वाला जंगल है ना, वो वहीं पे जलाता रहा साहब। पिछले 2 हफ्तों से वो मुझे पैसे दे रहा है और ये मोबाइल भी मैंने उसी पैसों से खरीदा है। क्या वो जगह दिखा सकते हो? कहाँ पे बेटा? वहां पर। अभिजीत, तुम्हें इतने कॉल्स कर रही हो, इतने मैसेजेस कर रही हो, एक का भी रिप्लाई नहीं। तुम जो बोल रही हो वो नहीं हो सकता। मुझे इन सबसे दूर रखो प्लीज। पर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं करना ये सब कुछ। पर तुम तो मान गए थे ना, अब क्या अचानक से? मेरा मन बदल गया है, मुझे वो सब नहीं करना है। प्लीज तुम हटो यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। अभिजीत मेरी बात नहीं सुननी मुझे। अभिजीत वो आदमी दिखते कैसे था, बता सकते हो? कितनी बार मिले हो तुम उसे? 10-12 बार। आयुष, उसका स्केच बनाने में तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। सर, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में एक केस की तहकीकात में इस आदमी का स्केच बना है। सिर्फ आपके लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी दे रही है। आप बस मेरी मदद करना, कंपनी आपको खुश रखेगी। सर एक्चुअली मैं एक MR हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताइए तो सही, मैंने किया क्या है? तू जिस लड़के से पेट्रोल खरीदता था ना, उसने तेरा भांडा फोड़ दिया। अब बाकी का किस्सा पुलिस स्टेशन में बता। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर बताता हूँ। मेरे चाचा की एक जमीन है। चचेरे भाई यूरोप में है और बहन दिल्ली में है ससुराल। अगर ये जमीन बेची तो मालामाल हो सकता है, लेकिन वकील मान नहीं रहा है। क्यों? अरे डॉक्यूमेंट्स पे बाकी सबका नाम हटाकर सिर्फ मेरा नाम रखने के बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। तेरा ये काम मैं करा देता हूँ, लेकिन 10% लगेगा। कमीशन दिया, मगर इतना टेढ़ा काम कोई वकील वगैरह हो तो ही हो पाता है, क्योंकि जमीन के पेपर्स में हेरा फेरी करना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता। इसी को किडनैप करते हैं। जब तक सुरेश ऑफिस में नहीं है, उसके पार्टनर से पेपर बनवा लेंगे। किडनैपिंग का पैसा भी तो मिलेगा ना। फिर हमने किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग की। ये मैंने अकेले नहीं किया। कौन था तेरे साथ? सारा प्लान तो उसी का था। हाँ सर, मैं रोहित की बीवी थी,
लेकिन पिछले ही साल हमारा डिवोर्स हुआ है। अब मेरा रोहित और उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है सर। ऐसा क्या हुआ था? बताने में भी शर्म आती है। रोहित आज अचानक होटल में लाने का अच्छा सुनो, तुम यहाँ 2 मिनट आराम से बैठो, मैं रिसेप्शन से होके आता हूँ बस, ठीक है? हाँ लेकिन तुम बताओ। मैं आप कौन? अरे आप तो यूं ही शर्मा रही हैं। आप नजदीक मत आओ। अरे आप तो खामखा घबराती। क्या बदतमीजी है? रोहित! 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 अरे रोहित, तुमने इसे बताया नहीं क्या? मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे समझाता हूँ सर। रोहित देखो मेरी बात ध्यान से सुनो शिल्पा, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरा सारा काम कर देंगे, बस तुम्हें इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना होगा। और उसके बाद मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। सर चल। अरे मेरे भाई सर मैंने कुछ कहाँ जा रहे? चल। सर बताता हूँ। मैं और रोहित एक ही कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। एक टारगेट अचीव हुआ तो सामने दूसरा लाकर रख देते हैं। इन लोगों का ये नाटक खत्म ही नहीं होता। सच बोल रहा हूँ यार, ये टेंशन अब झेला नहीं जाता। जॉब है तो टेंशन है, नहीं है तो डबल टेंशन है। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। निकिता के ससुराल से जो आता है उससे महीने का खर्च चलता है, लेकिन सुरेश और उसकी माँ दोनों बहुत खड़ूस हैं। ऊपर से डिवोर्स में बीवी को पैसे देने पड़ते हैं। कैसे जीऊंगा यार? मुझे पैसे चाहिए किसी भी हालात में। तेरी बीवी ने तुझसे डिवोर्स मांगा और सुरेश के पिता ने डिवोर्स दिलवाने में तेरी बीवी की मदद की। ये बात तेरे दिमाग में बैठ गई। तू मौका ढूंढ रहा था और इसी वजह से तूने सुरेश को अगवा किया। सर हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। हम दोनों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी और मेरी तो जॉब भी नहीं थी सर। मेरा रिकॉर्ड ख़राब होने की वजह से कहीं लग भी नहीं रही थी। तो मैंने और यश ये सोचा कि आसानी से पैसा कैसे कमाया जाए। मेरे चाचा की एक जमीन है, चचेरे भाई यूरोप में है और बहन दिल्ली में है ससुराल में। तो अगर ये जमीन बेची तो मालामाल हो सकते हैं, लेकिन वकील मान नहीं रहा है। क्यों? अरे डॉक्यूमेंट्स पे बाकी सबका नाम हटाकर सिर्फ मेरा नाम रखने के बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं और उतने पैसे है नहीं मेरे पास। तेरा ये काम मैं करा देता हूँ, लेकिन 10% लगेगा। कमीशन दिया, मगर इतना टेढ़ा काम कोई वकील वगैरह हो तो ही हो पाता है, क्योंकि जमीन के पेपर्स में हेरा फेरी करना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता। मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ, बस ये डॉक्यूमेंट वाला काम हो जाने दे। अरे ये काम हो गया ना तो जिंदगी भर जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। सर मुझे पता था सुरेश एक अच्छा वकील था, वो हमारी मदद जरूर करता। रोहित ये फ्रॉड है। मैं और मेरी फर्म ऐसे काम नहीं करते। नहीं, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, तुम्हारी करतूतें मैंने निकिता को बता दी तो क्या सोचेगी? लेकिन सुरेश, हेलो हेलो, बस सुरेश को मना ले के पेपर्स तैयार कर दे। भाई के लिए इतना तो करेगी ना निकिता? हाँ ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं ये सब फ्रॉड है। तुम्हारा भाई लालच में अंधा हो चुका है। मगर आप उसके लिए इतना कर देंगे तो इसमें आपका क्या नुकसान हो जाएगा? ऊपर से उसका भला हो जाएगा ना। तुम्हारा और तुम्हारा भाइयों का दिमाग ठिकाने में नहीं है। पागल हो गए तुम लोग। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। ठीक है, अगर आप इतना सा काम नहीं कर सकते ना मेरे लिए तो एक काम करिए, मुझे डिवोर्स दे दीजिए। इसी को किडनैप करते हैं। जब तक सुरेश ऑफिस में नहीं है उसके पार्टनर से पेपर बनवा लेंगे। किडनैपिंग का पैसा भी तो मिलेगा ना? हाँ। कैसे करेंगे? हमने किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग की और फिर निकिता, हाँ? जब तक सुरेश नहीं है तू अभिजीत से बात कर। वो पेपर्स तैयार हो जाएंगे तो यश मेरी जॉब ढूंढने में मदद करेगा। अभिजीत? हाँ, वो तुझे कभी ना नहीं कहेगा। लेकिन मैं भाई के लिए इतना तो कर ही सकती है ना निकिता, वरना मैं मर जाऊंगा। निकिता जो तुम कह रहे हो मैं नहीं कर सकता वो। प्लीज ना अभिजीत। ये सब करके मेरा क्या फायदा? और सुरेश को पता चल गया तो और बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम जानती हो उसे, वो अभी भी सीनियर पार्टनर है मेरा। पर वो नहीं है ना अभी। लेकिन आ जाएगा ना। हमें फिरौती के पैसों की पूरी उम्मीद थी, मगर
इस केस के दौरान मेडिकल प्रोफेशन की एक डार्क साइड सामने आई, जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर और डॉक्टर्स तक सभी शामिल थे। रोहित ने अपनी बहन के साथ जबरदस्त विश्वासघात किया और उसी तरह से यश और उस डॉक्टर ने भी उन पर भरोसा करने वाले पेशेंट्स के साथ विश्वासघात किया। ये कहानी सिर्फ एक गुनाह की नहीं है, बल्कि रिश्तों में अपने ही लोगों द्वारा किए गए विश्वासघात की भी है। जैसे कि हर प्रोफेशन में भले और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही मेडिकल प्रोफेशन का भी है। लेकिन इस प्रोफेशन के कुछ बुरे लोगों की वजह से लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं और पूरे प्रोफेशन का नाम बदनाम हो जाता है। लेकिन जो भी हो, अब हमें अपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल टेस्ट को लेकर चौकन्ने रहना होगा। ये सवाल पूछने होंगे कि ये डॉक्टर्स जो हमें लंबी चौड़ी दवाइयां लिखकर देते हैं, उनका इस्तेमाल जरूरी भी है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दूसरों पर शक करें। बस हमें आंख बंद करके विश्वास करना बंद करना होगा। अगर हम सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, तो हम इस मेडिकल फील्ड जैसे पाक फील्ड से इस बुराई को दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।